अस्सलाम वालेकुम जी। हमने सिंथेटिक पॉलीमर स्टार्ट किया हुआ था और सिंथेटिक पॉलीमर्स में हम पीवीसी कर चुके थे, पॉलीस्टायरीन हो गया था, इसके साथ पीवी हो गया था, पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, आज जो हमने करना है दैट इज़ एक्राइलिक रेजिन्स। अब एक्राइलिक रेजिन्स में एक्राइलेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये विनाइल रेजिन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, यानी विनाइल एसीटेट से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें मोनोमर होता है दैट इज़ एक्रेलिक एसिड। एक्रेलिक एसिड, ठीक है। एक्रेलिक एसिड क्या होता है? ये विनाइल ग्रुप था, इसके साथ COOH लगा दो। ठीक है, ये एक्रेलिक ग्रुप है, इस पूरे को एक्राइलिक एसिड बोलते हैं। और ये इसी के यही वाली चीज़ विनाइल के साथ लग जाती है, वो एक्राइल ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ आगे देख लेते हैं मिथाइल मेथाक्राइलेट क्या होता है। मतलब ये डिफरेंट एक्राइलिक एसिड की आगे डिवीजन्स हैं जो डिफरेंट किस्म के पॉलीमर्स बना रहे होते हैं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक्स, पेंट्स और कार इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स में यूज़ होता है। तो इसी के आगे मिथाइल मेथाक्राइलेट। मैं ना आप लोगों को इसमें थोड़ी सी रिजेम्बलेंस बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। ये देखो, आपने कहा था कि ये विनाइल था। ठीक है, हमने बोला कि विनाइल के साथ COOH लग जाएगा तो ये एक्राइल बन जाएगा। ये एक्राइलेट मीन्स ये वाला ग्रुप तो होना ही है। ठीक है, दूसरी वो चीज़ क्या आ रही थी? मिथाइल, लें जी, ये हो गया मिथाइल मेथाक्राइलेट। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्रिलोनाइट्राइल, CHCN, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, यूज़ क्या है इनके, बल्कि यूजेस मैं यहीं पे लिख रही हूँ। यूजेस हैं जी इनके वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स, वेदर रेजिस्टेंट पेंट। ठीक है, इसके अलावा पेंट फॉर कार इंडस्ट्रीज, इसके अलावा होगा प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक के साथ होंगे पेंट्स। ये सारे यूजेस हैं एक्रेलिक रेजिन्स के। ठीक है, इसको सम अप करके दिखा रही हूँ। एक्रेलिक रेजिन्स कर रहे थे, और एक्रेलिक रेजिन्स में 3 आपने मोनोमर्स की एग्जांपल्स की हैं। उनमें एक्राइलिक एसिड था, CH2 डबल बॉन्ड COOH, विनाइल के साथ COOH लगेगा, एक्राइलिक एसिड बन जाएगा। उसी एक्राइलिक एसिड में अगर एक H रिमूव करके मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो वो मिथाइल मेथाक्राइलेट बन जाएगा। और उसी में अगर COOH रिमूव होकर CN बन जाएगा, यानी इन टोटल 3 कार्बन हैं हर एक में, तो वो एक्राइल ग्रुप बन रहा है। ठीक है, नाइट्राइल में C तो है ही ना, तो 3 कार्बन तो फिर भी हो गए, तो उसी के बेस पे हम इसको एक्रिलोनाइट्राइल कह रहे हैं। इनके यूजेस वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स में है, पेंट फॉर कार इंडस्ट्रीज में है, प्लास्टिक्स हैं और पेंट्स हैं, मतलब नॉर्मल पेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीएस्टर रेजिन्स। पॉलीएस्टर रेजिन्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन के बाद। रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ डायोल्स एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, ये वाली चीज़ डायोल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से जो रिजल्टेंटली एस्टर बनता है, ये आपने पहले भी किया है जब आपने कहा था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये कर चुके हैं। और कंडेंसेशन में हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स एक स्मॉलर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और ये डिफरेंट पॉलिएस्टर फाइबर्स या नायलॉन वगैरह बनाते हैं। और उसमें हमने किया क्या था कि हमने कहा था कि एक डायोल होगा जिसमें टर्मिनल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे, और एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें 2 टर्मिनल हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगे होंगे। कुछ इस तरह की चीज़ थी। और इसमें से हमने कहा था कि एल्कोहल का H जाएगा और कार्बोक्सिल एसिड का OH जाएगा, तो हमारे पास पीछे रह क्या जाएगा? CO, बेंजीन, CO, O, CH2, CH2 एंड O। ठीक है, और यहाँ से हमने रिपीटिंग यूनिट इस चीज़ को ही लिया था।
N कहा था इसको, ठीक है, और साथ में रिलीज हो रहा था वाटर। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इससे बनता क्या है, मैं यहीं पे इसको लेबल कर रही हूँ। इससे हमारे पास कॉटन बनती है, सिंथेटिक वूल बनती है, नायलॉन आती है डिफरेंट ग्रेड्स की, फिर हमारे पास पॉलीएस्टर जो हम पॉलिस्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये वो होता है, समर और विंटर क्लोथिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा वाटर टैंक्स बनते हैं, जो हम कहते हैं ना फाइबर की टैंकियाँ, उसमें पॉलीएस्टर यूज होता है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की इक्वेशन यहाँ पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी यूज होनी है, मतलब जब आएगा तो आपको ये एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, नायलॉन में ना कंडेंसेशन तो होती है, लेकिन हम नायलॉन की आगे जब डिवीजन पे जाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि नायलॉन का ग्रेड जो होता है ना, मैं पहले आपको पिछला थोड़ा सा समअप करके दिखा दूँ। ये देखिएगा, पॉलीएस्टर रेजिन था, रेड पेन यूज कर रही हूँ, ब्लू हो गया। रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ डायोल एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कंडेंसेशन होती है डायोल की और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की। ये इक्वेशन थी, डायोल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड बनाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से भी OH जाएगा, और ये यहाँ से भी H जाएगा, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होकर पीछे ये चीज़ बच गई, ठीक है। यूजेस क्या है, कॉटन, वूल, पॉलिएस्टर कह लो, फाइबर्स कह लो, क्लोथिंग के लिए कह लो। नायलॉन बेशक मत लिखो, लिखना चाहते हो गलत नहीं होगा, लेकिन वो कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाएगा। पॉलीएस्टर में नायलॉन, ज़्यादातर नायलॉन ना नाइट्रोजन के साथ होता है, एमाइड बनते हैं, वाटर टैंक्स में यूज़ होता है। अब मैं आपको नायलॉन के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि नायलॉन एक्चुअली केमिकली कैसा होता है। नायलॉन को अगर हम जनरल क्लास के तौर पे लेना तो इसको पॉलीएमाइड रेजिन्स बोलते हैं, पॉलीएमाइड रेजिन्स, ठीक है। पॉलीएमाइड रेजिन्स क्या होते हैं, ये होते हैं कंडेंसेशन ऑफ, पहले हमने कहा था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल से, ठीक है। अब ये हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस पॉलीएमीन्स, यानी अब एल्कोहल्स नहीं हैं, अब एमाइनो ग्रुप्स हैं, और वो एमाइनो ग्रुप्स जिनमें मल्टीपल एमाइनो ग्रुप टर्मिनल्स पे लगे होंगे। और एमाइनो ग्रुप क्या होता है, ये वाला ग्रुप, यानी अब OH की जगह पे OH नहीं होगा, ये वाला ग्रुप होगा। ये NH2 से मैंने बॉन्ड शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं वो नायलॉन ही है, ठीक है। नायलॉन जो है, नायलॉन वर्ड जो है ना, ये हम यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर के लिए, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर के अलावा हम इसको पॉलीएमाइड्स भी कहते हैं। इसके अलावा नायलॉन 66 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नायलॉन 66 का नाम कहाँ से आता है, इसकी बॉन्डिंग की नेचर की वजह से। टेक्सटाइल फाइबर है, हाई स्ट्रेंथ होती है, टफ बहुत होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी घिस नहीं जाता, ख़राब नहीं हो जाता। इसकी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नायलॉन 66 कैसे बनता है, या अगर नायलॉन का कोई ग्रेड चेंज करना हो तो वो ग्रेड कैसे चेंज होता है। हम कैसे कहते हैं कि ये नायलॉन अच्छी क्वालिटी का है और ये नायलॉन अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हमने कहा था कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होगा और उसके साथ हमारे पास डायमीन या पॉलीएमीन यूज़ होगा। बात वही आ जानी है, ये देखिएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि नायलॉन 66 बनना है तो 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और 6 कार्बन ही एमीन होगा। तो ये देखो, CH2 को 4 टाइम्स लिखना है। मैं एक्सपैंड नहीं कर रही, मैंने उसको समअप इस वजह से कर दी क्योंकि मुझे स्पेस का इशू रहता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा H2N, CH2 6, और इधर क्या आ जाएगा NH2, ठीक है। निकलना क्या है, वाटर। अब वाटर कैसे निकलना है, वही वाली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड ने OH देना है और एमीन ग्रुप ने अपना एक हाइड्रोजन देना है, इसलिए मैंने 2 के ऊपर मार्क किया, ठीक है। मैं इसको मल्टीपल टाइम्स लिखूंगी ताकि मैं इसमें से पॉलीमर निकाल के आपको दिखा सकूं। ये देखो, ये OH रिलीज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ CH2 4, C डबल बॉन्ड O, उससे आगे क्या आ जाएगा NH, इसका 2, ये 2 थे ना, एक गया है, उसके बाद क्या होगा CH2 6 NH2, नेक्स्ट फिर से पूरा एसिड लिख दो, सॉरी ये NH2 नहीं NH होगा क्योंकि इस तरह से तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे, अब 3 है। C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, CH2 4, C डबल बॉन्ड O,
NHCH2 होल 6 NH आगे जाता जाएगा। अच्छा, अब इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या बनेगा? अगर आप ध्यान से देखो ना, कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपने सिर्फ दोनों कंपाउंड्स के सारे कंपोनेंट्स को कवर अप करना है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो ये तो पूरा एमीन का हो गया और ये सारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट मीन्स यहाँ तक, इसको एन कह लो। दिस वन इज द रिपीटिंग यूनिट एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, नायलॉन 6 क्यों है? ये 6 होने की वजह ये है कि ये स्टार्टिंग मटेरियल से निकाल रहा है, वही वाली बात जो मैंने कही थी कि नायलॉन 6 का मतलब है 6 कार्बन यहाँ पे और 6 कार्बन यहाँ पे। जितना अच्छा कार्बन कंटेंट होगा उतनी क्वालिटी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको मैं सम अप करके आपको दिखा रही हूँ कि देखो, कंडेंसेशन होगी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की और पॉलीएमीन्स की, नायलॉन बनना है, इसको सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर में इसके नेम्स आते हैं फ्रॉम कार्बन कंटेंट, ठीक है। कार्बन कंटेंट का क्या मतलब है कि एडिपिक एसिड ये होता है, 6 कार्बन एसिड है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं उस टाइम पे नाम नहीं लिख सकी थी, इट्स एडिपिक एसिड, ठीक है। एडिपिक एसिड है और ये देखो, ये कितने कार्बन हैं? 6 हेक्सा मिथाइल डायमीन, ठीक है जी। मिथाइल ग्रुप CH2 है ना, CH2 है तो मिथाइलिन होगा, CH3 नहीं है। हेक्सा मिथाइलिन डायमीन हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के मिलने से हमारे पास आएगा नायलॉन 6,6, ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक रही हूँ कि आप लोग देख सको, कोई पॉइंट जो मिस हो गया हो, कुछ समझ ना आया तो मुझसे पूछ लें। लास्ट वन है जी हमारे पास एपॉक्सी रेजिन्स। ये चीज देख लो, आप यहाँ से भी ले सकते थे, ये इस जगह से भी लिया जा सकता था, ये कोई रूल नहीं है। आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते ना, जहाँ से मैं रेड पेन को रोटेट कर रही हूँ, यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से जाते तो ये एसिड वाला पार्ट हो जाता और ये सारा आपका एमीन वाला पार्ट हो जाता, तो आप इसको मोनोमर कह देते। मैंने सेंटर से लिया, आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक चले जाते, ठीक है। दैट डजेंट मैटर, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि आपने दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कवर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास ये इपॉक्सी रेजिन्स। मैं इसको थोड़ा सा, बल्कि मैंने स्टार्ट ही बहुत बड़ा सा कर दिया, मैं इसको थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ रहे हमारे लिए। अच्छा जी, हम कह रहे थे इपॉक्सी रेजिन्स। अच्छा, इपॉक्सी रेजिन में फंडामेंटली पॉली ईथर्स होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें ना थोड़ी सी अपनी बुक पे हाईलाइट करते जाओ, कहीं पे एरो डाल के लिखते जाओ। ये पॉली ईथर्स होते हैं। पहले दोनों जो थे, एक पॉली एमाइड था, एक पॉली एस्टर था, ठीक है। इसमें मेन नाम कहाँ से आ रहा है कि एपॉक्साइड ग्रुप होता है पॉलीमर के अंदर, ठीक है। एपॉक्सी रेजिन्स होते क्या हैं? ये कंडेंसेशन से आते हैं, क्लोरोहाइड्रिन से और डायफिनोल प्रोपेन से। मैं इसको इज इक्वल्स टू लिख रही हूँ, एपी क्लोरोहाइड्रिन प्लस डाइफिनाइल ओल प्रोपेन, डाइफिनाइल ओल प्रोपेन, ठीक है। अच्छा जी, मेजर यूज क्या होता है? ये कोटिंग मटेरियल होता है। ये ना शॉर्ट के लिए याद करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। टफनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसके अलावा केमिकल रेजिस्टेंट होता है। इंडस्ट्रियली ये थर्मल पावर स्टेशंस में यूज होता है। और वजह क्या है? इसकी स्ट्रेंथ, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसका केमिकल रेजिस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस होना। अच्छा, इसके अलावा पैकिंग मटेरियल्स में पैकिंग मटेरियल्स में यूज होता है। इसके अलावा इपॉक्सी पेंट्स में, जो बाकायदा खुद बता रहे होते हैं कि हम इन पेंट्स के अंदर इपॉक्सी रेजिन्स डले हुए हैं, ठीक है। ब्रिजेस वगैरह में यूज होता है। और इन सब में ज़्यादातर ये एज मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल कम और कोटिंग मटेरियल के तौर पे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। यानी ये पेंट के तौर पे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, इनके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। एपोक्साइड क्या होता है? ऐसी चीज़ ना, इसको हम एपो कहते थे। एपीक्लोरोहाइड्रिन ये चीज़ है। इसके अलावा डायफिनाइल ओल प्रोपेन। पहले डायफिनाइल बना लें, मैं यहाँ पर मैंने नहीं लिखा अभी, एपी
क्लोरोहाइड्रेन, ठीक है, और डाइफिनाइल ओल, ठीक है, और उसके बाद क्या था, प्रोपेन। ये ले जी, मैं सिर्फ इसको इतना ब्रेक करके इसलिए बना रही होती हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ याद होता जाए कि बनना कैसे, आप लोगों को बकायदा रट्टे ना मारने पड़े। आप नाम से देखो, डाइफिनाइल बनाना है, पहले डाइफिनाइल बना लो, ओल बनाना है यानी दोनों के साथ ओ, दो OH ग्रुप लगा लो, प्रोपेन बनाना है, दरमियान में एक प्रोपेन बना दो, ठीक। यहाँ तक देख लें, होपफुली आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। पीवीसी मटेरियल के अलावा हमने, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन के अलावा हमने सारे आज सिंथेटिक पॉलीमर्स किए हैं। इन सब के पर्टिकुलर यूजेस हैं, या स्ट्रक्चर्स हैं, या इक्वेशंस हैं, आपको ये सारी करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप लोग ये ऐसे ऐसे याद करते जाओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये होंगी तो बेहतर रहेगा चीज़ों के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, बहुत कम लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर बनते भी हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में से बनते हैं। लेकिन कभी कभी अगर किस्मत सख्त हो तो वो दे सकते हैं कि पॉलीएस्टर रेजिन्स और पॉलीएमाइड रेजिन्स पे और एपॉक्सी रेजिन्स पे नोट लिख दें, मतलब एक एक नंबर के वो सारे नोट्स दे दें, तो आपको फिर मतलब आना चाहिए थोड़ा सा इसको ना। इसको पर्टिकुलरली हर एक हेडिंग को एज शॉर्ट करो, एज शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करो। लॉन्ग में आएगा तो उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को सम अप कर देना, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। ये एक मैंने शॉर्टकट बताया है कि बजाय इसके कि तुम लोग ये चीखें मारते रहो कि हम कैसे याद करेंगे, हर एक टॉपिक को एज शॉर्ट तैयार कर लो। खुदा ना खास्ता लॉन्ग में आ गया, उन सब शॉर्ट्स को अब मिला देना हेडिंग्स दे दे के, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बायोपॉलीमर्स, लेकिन बायोपॉलीमर्स अगली। अच्छा जी, आप लोगों को अभी तक की उसमें कोई इशू है तो मुझसे पूछ लो अभी। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी हवाले से, क्योंकि मैं आप लोगों को वैसे अनम्यूट कर चुकी हूँ। एक सेकंड में इसको रीचेक कर लूँ। बच्चों कुछ पूछना है तो पूछ लें, होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हैं। इतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे ये कहते हैं कि इतने सारे रिएक्शंस हैं, हम इसको लॉन्ग भी करें और हम इसको शॉर्ट भी करें, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ये बताया है कि चैप्टर 14 का जितना पार्ट है ना, इस सारे के पॉइंटर्स बनेंगे, ठीक है। मैं एरोज दे के लिखने की आदी हूँ, आप उसमें 1 2 3 करते जाओ। जिस तरह आपने पीवीए वगैरह को देखा, पीवीसी देखा, एपॉक्सी रेजिन्स देखा, पॉलीएस्टर्स, पॉलीईथर्स, इसके अलावा पॉलीएमाइड्स, ठीक है। आप इन सब को एज शॉर्ट कैसे प्रिपेयर करोगे, आपने इनका इंट्रोडक्शन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलीएमाइड्स को लेते हैं। पॉलीएमाइड्स आर एक्चुअली द रिजल्ट या द कंपाउंड formed by the condensation of dicarboxylic acid and diamines। ये इंट्रोडक्टरी एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद इक्वेशन आएगी, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम क्या था, नायलॉन्स बनते हैं, ठीक है। अब नायलॉन्स में द नेम नायलॉन पिक्स फ्रॉम इज फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी नायलॉन 6 मीन्स बोथ द reactant molecules have 6 carbons। नायलॉन 5 4 भी हो सकता है, नायलॉन 6 7 भी हो सकता है, मतलब इट डिपेंड्स कि कार्बन नेचर क्या है दोनों रिएक्टेंट्स की, ठीक है। ये बातें करोगे, उसके बाद उनकी 3 एप्लीकेशंस कर लोगे या 2 एप्लीकेशंस जितनी भी हैं, ठीक है। ये आपका प्रिपेयर हो गया 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सपोज लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी, 4 सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में बात कर लें। अब 4 सिंथेटिक पॉलीमर्स, अगर उन्होंने नोट आपको खुद नहीं ना दिया कि लाइक यू हैव द चॉइस कि आपने कौन कौन से पॉलीमर सिलेक्ट करने हैं, गुड, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा सेफ तरीका ये है, इक्वेशन वाले में जाओ, स्पेस ज़्यादा कवर करते हैं, प्रेजेंटेबल ज़्यादा लगता है, एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है और 4 नंबर दे जाता है, ठीक है। सेकेंडली, आपके पास सपोज आपको वर्ड टू वर्ड नहीं याद, फाइन, आपने शॉर्ट क्वेश्चन तो तैयार किए थे, उसमें आपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस किया था, उसमें आपने उसकी केमिकल इक्वेशन की थी, उसमें आपने उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की थी कि जैसे नायलॉन 6 नाम कहाँ से आ रहा है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ की थी, उसकी 2 एप्लीकेशंस, एक हेडिंग दो बड़ी सी, उसके नीचे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर दो, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो पॉलीमर की, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर दो। आपके पास सारा कुछ बहुत ही लो क्वालिटी में याद करने से बहुत बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी में एज शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, एंड यू कैन स्कोर अप टू 3 मार्क्स आउट ऑफ 4। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो बहुत घबरा जाते हैं कि ये इतना सारा हो गया, केमिस्ट्री में पता नहीं मिस क्या कराई जा रही है और हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। मुश्किल आ रही है, मुझसे पूछ लो, प्लान बना लेंगे आप लोगों को इंडिविजुअली, मैं जिसका जितना कैलिबर है उसके हिसाब से मैं आपको ब्रेक डाउन कर दूंगी कि आपने सिलेबस को कैसे करना है, लेकिन एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये वाला चैप्टर क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती होती, लेकिन इस बार हालात का कुछ नहीं पता,
पेपर किस डायरेक्शन से आएगा, पेयरिंग किस डायरेक्शन में जाएगी। और वैसे भी चैप्टर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। इसमें चैप्टर 14 हो गया, 15 हो गया, चैप्टर 5 और 6 हो गया। ये चैप्टर्स की ना शॉर्ट क्वेश्चंस की रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि बाकियों में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन ट्रेंड बहुत ज्यादा नहीं है, भावलपुर बोर्ड और इस तरह के बोर्ड्स में है, लाहौर बोर्ड में कम है स्कोप इसका, ठीक है। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, तो इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार करो, लॉन्ग इसमें से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ लें।